नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं इस वक्त और ये विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और आज डीयू के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह से हमारे देश में, भारत में दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, आज उसी तरीके से विश्वविद्यालय ने अपने 100 साल पूरे किए हैं, शताब्दी पूरी करी है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर अमृता बजाज जी मौजूद हैं, जो कि विश्वविद्यालय की डीयू की फॉर्मर डिप्टी डीन भी रह चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच आज़ाद। मैम, आज का जो दिन है विश्वविद्यालय के लिए एक बिग डे है और आज देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, वो भी मौजूद थे और सेंट्रल एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी मौजूद थे और तमाम विश्वविद्यालय के जो भी फैकल्टी हैं और हमारे वीसी साहब सब थे। तो मैम, विश्वविद्यालय के लिए किस तरह से ये आज प्राउड का और एक गौरव का दिन है, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, बहुत ही प्राउड मोमेंट है और इसका सीधा सीधा आपने हमारे वेंकैया नायडू जी की स्पीच में सुना होगा कि देश का 75वां साल चल रहा है आज़ादी का, लेकिन हम 100 साल पूरे कर चुके हैं। तो अपने आप में एक गर्व महसूस करने की बात है, एक ऐतिहासिक मोमेंट है। और जैसे कि मतलब आप देख सकते हैं कि पूरे हॉल में जो चेहरे पे खुशी थी, लोगों के सेलिब्रेट कर रहे थे। लोगों ने जो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, उन्होंने अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट करा है। किसी ने व्हाट्सएप पे अपने डीपी चेंज करे हैं, किसी ने अपने फेसबुक को पूरा अपडेट करा है। लोग एक दूसरे को बधाइयाँ भेज रहे हैं, टीचर्स, बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो स्पेशली इस समय हमारे पास पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो जैसे कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ दिवाली या न्यू ईयर या ये जो हम मनाते हैं, एक उसी तरीके से हम आज इसको मना रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। सारे जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं ये 100 साल पूरे होने पे। मैम, आपने अभी बताया कि किस तरह से विश्वविद्यालय ने अपना ये जो सफ़र है 100 साल का वो पूरा किया और आज जो इस इवेंट पे 100 इयर्स के, जिसमें हमारे तमाम जो डेलीगेट्स थे, गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे जो मौजूद थे, तो सबसे बड़ी बात क्या निकल करके आई है जो आपको लगता है कि उसको आपको दोबारा रिकॉर्ड करके अपने तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या कहना है मैम? देखिए, 3-4 बातें जो हैं वो बहुत निकल के आई हैं। सबसे पहले तो हमारे बच्चों को गर्व करना चाहिए कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जिसने नेशनल मूवमेंट से लेके और कदम कदम पे जब भी इस देश में एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नया काम हुआ है, तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसने उस पर परचम लहराया है। और एक रोल मॉडल के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखा जाता है। सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको देखती हैं कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये चीज़ लागू हो। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी हम बात करें तो एवरीबडी इज़ लुकिंग कि कैसे मतलब ये यहाँ पे लागू की जाएगी, कितने स्मूथली लागू की जाएगी और उसी तर्ज पे बाकी यूनिवर्सिटी भी इसको लागू करेंगे। फिर जैसे कि हमारे गेस्ट ने और हमारे वीसी ने भी लास्ट में इंडिकेट किया कि अब क्योंकि हम ऐसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारे कल्चरल, एजुकेशनल, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो हमें किसी अपने को कम महसूस करने की बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देके देश के लिए, नाम कमाने के लिए सोचना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे बच्चे लेज़ी ना होए। जैसे कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि लेज़ी ना हो, जो होते हैं वो क्रेज़ी भी होते हैं। तो लेज़ी ना होके अपनी डायनेमिसिटी को पहचाने, अपनी क्रिएटिविटी को पहचाने, ओरिजिनलिटी में, रिसर्च में नाम कमाए। और देखिए, ये एलुमनाई बेस अगर आप हमारा देखेंगे तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नेशनल मूवमेंट पे कंट्रीब्यूट किया है, तो बच्चों को सीखना चाहिए। और ये हम सबको ये मतलब प्रण करना है कि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग अभी है इंटरनेशनल लेवल पे, उस रैंकिंग को हमें बहुत ऊंचा पहुंचाना है। इनफैक्ट हम कहेंगे कि नंबर 1 पे हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को पहुंचाना है। तो ये बात सबके, चाहे एचआरडी मिनिस्टर बात कर रहे थे, चाहे वेंकैया नायडू जी बोल रहे थे, चाहे हमारे वीसी भी, उन्होंने कहा कि हमें रुकना नहीं है, हमें अभी और आगे जाना है और बहुत कुछ करना है। तो ये सबसे बड़ा इस सेलिब्रेशन से निकल के आया है कि सेलिब्रेशन में हम ये नहीं भूल रहे कि आखिर हमें और भी बहुत चीज़ें अचीव करनी है ताकि हम इसी तरीके से अपना सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखें। डेफिनेटली मैम, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकली है कि जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो हमारे भारत में चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो या तमाम और भी इंडिया की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, किस तरह से ये एक रिफॉर्म का काम करेगा, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जब तक रिफॉर्म नहीं होते
तब तक परफॉर्मेंस भी नहीं आती। इसमें मैं दोबारा कोट करना चाहूँगी वेंकैया नायडू जी को। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बोला कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री बिलीव करते हैं और मंत्रा देते हैं कि यू मेक अ रिफॉर्म, यू परफॉर्म, एंड देन ओनली द नेशनल अचीवमेंट्स कैन बी मेंटेन्ड। तो यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि देखिए मेरी पूरी फैमिली दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे टीचिंग भी कर रही हूँ, तो और उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ डिप्यूटी डीन भी रही हूँ। तो मैंने यही देखा है कि कदम कदम पे यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म्स हुए हैं और इन्हीं रिफॉर्म्स के पथ पे चल के हम अचीव कर रहे हैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल पोजीशंस और काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल रैंकिंग। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस दिशा में एक और सक्सेसफुल वो है जिसमें बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है करिकुलम को, उनके साथ चॉइसेस को जो बच्चों को मिले। बहुत फोकस किया गया है लैंग्वेज पे, जो कि शायद पहली पॉलिसी में कहीं ना कहीं मिसिंग था, स्पेशली हमारी मदर टंग पे। जैसे कि बोला जाता है कि आजकल फोकस बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश पे देते हैं, माँ बाप भी बोलते हैं बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो कुछ इनकम्प्लीट है। तो इन सब चीज़ों से निकल के लैंग्वेजेस पे जब फोकस होगा तो बच्चों को एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा। अपनी मदर टंग सीख के हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम अपनी धरती से जुड़े हुए हैं। वैल्यू एडिशन कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और इतने अच्छे तरीके के कोर्सेज किए गए हैं कि इनमें जो एक बच्चे को बोलते हैं कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी लेनी है, यहाँ तो एम्प्लॉयबिलिटी लेनी नहीं, यहाँ पे तो इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चीज़ों को लागू किया गया है दैट दे आर इन अ पोजिशन टू गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, दे कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और बहुत एग्जिट और एंट्री, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का जो प्रोविजन दिया है, जिन्हें बाहर जाना है वो 4 साल का कोर्स करे, बाकी 3 साल में एग्जिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से बहुत सोच समझ के पुरानी चीज़ों के जो हमारे कहीं ना कहीं फ्लॉज रह गए उनको समझने के बाद ही इस पॉलिसी पे ध्यान दिया गया है। यानी दो बड़ी बातें निकल करके आई हैं। एक जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस हो, जो भारत के अलग अलग राज्य के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिसको हम स्टेट लैंग्वेज बोलते हैं और कहते हैं कि मदर टंग बोलते हैं हम। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किस तरह से जो आप लैंग्वेज को, अगर अपनी लैंग्वेज में आप उसको शिक्षा को करते हैं तो इंग्लिश कोई चैलेंज नहीं है, जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी ये बात बोली। अब सवाल मैम आपसे ये होगा कि विश्वविद्यालय जो है उसके सबसे बड़े अचीवमेंट्स आप क्या देखती हैं आप? देखिए 3 मेजर अचीवमेंट्स हैं अगर मैं देखूं, और मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। आर टीचर्स, आर स्टूडेंट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए कि हम 100 साल मना रहे हैं, देश के 75 साल हुए, तो आप मान सकते हैं कि 25 साल के उस इतिहास में हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने नेशनल मूवमेंट के लिए बहुत किया होगा, क्योंकि वही एक मोन फोर्स थे किसी भी नेशनल मूवमेंट के पीछे। दूसरी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी ने टाइम टू टाइम बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे कल्चरल सिस्टम में हो, चाहे, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि इन्हीं रिफॉर्म्स और इन्हीं जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं उसकी वजह से हमने ऐसे एलुमनाइज प्रोड्यूस करे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे बहुत कंट्रीब्यूट करा है। बड़े बड़े नाम जिनको आज हम देखते हैं, और इसमें से काफ़ी हमारे अच्छे मिनिस्टर्स भी है, काफ़ी अच्छे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी है, काफ़ी अच्छे हमारे आप चाहे रिजर्व बैंक या कोई भी एसोसिएशन लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट आपको ज़रूर मिलेगा और वो अपना पूरा दिलो जान से नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र करा है, हम रोल मॉडल है और हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इसी जिम्मेदारी को इसी तरीके से निभाते रहेंगे ताकि बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को एक कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन हमसे मिलता रहे, जो कि वो हमेशा हमारी तरफ देखते हैं और अपने राइट्स के लिए और उनके राइट्स के लिए भी और ओवरऑल एजुकेशन ग्रोथ के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा काम करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस हो कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं और ऐसा भविष्य बनाएं कि बच्चे खुद जॉब्स क्रिएट कर पाए रादर देन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अदर पीपल। डेफिनेटली मैम, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं अपने जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद वो एक जॉब सीकर ना बने और जॉब गिवर वो बने, है ना, एंटरप्रेन्योर के तरफ, है ना, इंडिया के अंदर में कल्चर, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये भी वो
उससे पहले ज़रूरी है कि हम उन्हें अपने कल्चरल और अपनी हिस्टोरिकल जो एक लेगेसी है उसको भी समझा के उनकी मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप करें। इसीलिए हमने वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी निकाले हैं ताकि हमारे बच्चे एनवायरनमेंट के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति और एक हेल्दी कंपटीशन में चीज़ों को चलाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए आजकल का जो टाइम है, आजकल सब ये कहते हैं कि वी लैक मोरालिटी, स्टूडेंट्स लैक मोरालिटी। स्टूडेंट्स में बहुत तरीके के तनाव है, स्ट्रेस है, ये है जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ भी हो रहे हैं। तो एज अ यूनिवर्सिटी हमारा मेन काम ये है कि एजुकेशन के साथ साथ हम अच्छे ह्यूमन बींग्स भी बनाएं ताकि ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट जो होता है वो अच्छे सिटीजन से होता है। एंड एजुकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग दोज गुड सिटीजन। तो हम अपना ये ऑब्जेक्टिव पूरा करते रहे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकली कि अगर हम अपनी जो संस्कृति है, कल्चर है, अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो हमारे अंदर जो नैतिकता है वो भी आएगी और हमारा चरित्र का निर्माण भी होगा। आखिर में मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भविष्य में आप जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो क्या देखती हैं और कैसे विश्वविद्यालय उसको ओवरकम करेगा, क्या कहना है? देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत स्मूथली वो हो जाए। अभी तक जिस तरीके से कोर्स डेवलप करे जा रहे हैं, जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, टीचर्स तक पहुंचाया जा रहा है बहुत स्मूथ तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पर हाँ, चैलेंज इसीलिए भी कहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है ये। तो जितना डायनेमिक तरीके से, स्मूथ तरीके से ये हो जाए उतना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा होगा। बिकॉज फिर आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी रास्ता दिखाना है। और उसके साथ साथ और हमारे पास ये चैलेंज है कि अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे बच्चों में ये इनकलकेट किया जाए। तो आप आज जैसे आपने प्रोग्राम में देखा कि कितने सुंदर तरीके से हमने अपने कल्चर को भी, अपनी हिस्ट्री को भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी गई है। तो इसी तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बच्चों को कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से कनेक्ट करके और एक अच्छा एकेडमिक के साथ साथ कल्चरल ग्रोथ के लिए भी काम करे। और वो भी एक बड़ा ही चैलेंज है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कल्चर को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो फिर आप मान सकते हैं कि ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में कहीं कमी रह जाती है। तो इसको भी पूरा करने में, और इसके विषय में मैं बताऊंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 100 ईयर सेलिब्रेशन में कमेटी बनाई है जो पूरे साल सेलिब्रेशंस के लिए काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करेगी। तो आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम जो चैलेंजेस आते हैं, आई थिंक एक डायनेमिक टीम जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, सबसे बड़ा रोल जो टीचर्स और स्टूडेंट्स निभाते हैं, उससे हम सब इनको पूरा भी कर लेंगे। तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी पे गर्व है और पूरा विश्वास भी है कि हम कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरीके से जैसे कहा है कि 25 साल के बाद जब हम 125वां सेलिब्रेशन मनाएंगे और देश का 100 ईयर्स का आज़ादी मनाएंगे, तो शायद हमारी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा होंगी और चैलेंजेस कम होंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपका न्यू इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आज़ाद। थैंक यू मैम।